नमस्कार साथियों, मैं अजय सेन एमजी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज हम देखने वाले हैं भारत भूगोल के संदर्भ में भारत का अगला राज्य जो है कौन सा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और आंध्र प्रदेश से बनने वाले आपके जितने भी पॉइंट जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज का सेशन जो है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करें तो इसका कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम देखने वाले हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट इसका पढ़ेंगे जो है आपका कौन सा कि भाषा के आधार पर। देखिए भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, तो वो कौन था, आंध्र प्रदेश ही था। ठीक है, तो इसके लिए भी इससे क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए भारत के आधार भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश। यानी कौन था आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये राज्य हुआ करता था। अच्छा कब आजाद हुआ था या कब गठन किया गया था, तो इसमें किया गया था आपका कब, तो 1 अक्टूबर 1953 में। अच्छा 1 अक्टूबर 1953 में पहला राज्य भाषा के आधार पर जब गठन किया गया था तो वो तो बना था कौन सा, आंध्र प्रदेश। अच्छा ये आंध्र प्रदेश आपका जब गठित हुआ या इसे बनाया गया तो इसमें सहायता किसने की। अच्छा क्या क्रम रहा कि आपका भाषा के आधार पर अलग बनाया गया, तो देखिए एक व्यक्ति हुआ करते थे श्री रमल्लू जी। उन्होंने क्या किया कि अपने क्षेत्र में यानी दक्षिण भारत में इतने वाले क्षेत्र मतलब कि आंध्र प्रदेश वाले एरिया में जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी शामिल हुआ करता था पहले, इस क्षेत्र में क्या किया उन्होंने इस आधार पर कि भाई हम जितने लोग जो क्या बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, क्या बोलेंगे, तमिल बोलेंगे, इस आधार पर हमें क्या चाहिए, एक अलग स्टेट बना। यानी कि भारत सरकार से या भारत संघ से क्या किया उन्होंने, गुजारिश की, सिफारिश की, उन्होंने कहा कि भाई हमें भाषा के आधार पर अलग राज्य दे दीजिए। लेकिन भारत सरकार ने एक आशा पे या फिर वो किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने में असफल रही। तो क्या होता है, रमल्लू जी द्वारा यहाँ पर अनशन किया गया था। अनशन किया गया, अनशन क्या किया गया वो समझिए आप पहले। अनशन ऐसा था कि यहाँ पर उन्होंने एक मांग रखी, कैसी मांग कि भाई हमें भाषा के आधार पर हमारे जितने भी तमिल भाषाई लोग रहते हैं उतने क्षेत्र में एक राज्य का दर्जा दे दीजिए। अच्छा ये मांग तो उठ गई, लेकिन सरकार ने नहीं माना। तो क्या किया इन्होंने, एक अनशन कर दिया। अब अनशन ऐसा किया इन्होंने, ऐसा अनशन किया कि इन्होंने 56 दिन तक क्या किया, कुछ खाया पिया नहीं। मतलब क्या था ना, भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनके 55 दिन तो ये जिंदा रहे, वो 56वें दिन क्या हो जाती है, इनकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही मृत्यु होती है इनकी तो क्या होता है कि पूरे के पूरे आंध्र प्रदेश वाले एरिया में तमिल भाषाई लोगों में क्या हो गया, आक्रोश पैदा हो गया। उन्होंने क्या किया, आंदोलन के साथ साथ उन्होंने दंगे करना चालू कर दिया। और इस चीज को दबाने के लिए भारत सरकार को भारत संघ में जो पहला राज्य जो भाषा के आधार पर गठित किया गया वो आंध्र प्रदेश को मान्यता दे दी गई। वो इसलिए क्वेश्चन बनता है कि बताइए भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो कौन था वो आपका आंध्र प्रदेश ही हुआ करता था। अच्छा कब इसका आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर गठन किया गया, तो वो भी अपन देख चुके हैं। कब किया गया है आपका 1 अक्टूबर 1953 में। ये अलग कब हो गया, भाषा के आधार पर कब बन गया, 1 अक्टूबर 1953 में ये बना दिया गया। अब सुनिए, अब जब ये बना दिया गया तो क्या होता है कि जब इसे आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया गया भाषा के आधार पर, तो अलग व्यक्ति यानी कि जो भाषाई आधारित क्षेत्र थे यानी जहां पर बहुतायत मात्रा में एक ही बोली या एक ही भाषा बोली जाती थी, तो वहां भी आंदोलन चालू हो गई। जैसे आपके महाराष्ट्र में, गुजरात में, आपके इधर जाएंगे तो क्या बोलेंगे, आपके उड़ीसा में, असम में ये आंदोलन चालू हुए। अब ये आंदोलन जब चालू हुए तो क्या होता है कि फिर भारत सरकार द्वारा एक आयोग लाया गया जिसका नाम था कौन सा, फजल अली आयोग, या फिर उसे अपन बोलते हैं कौन सा बोलते हैं, तो अपन राज्य पुनर्गठन आयोग। कौन सा आया, राज्य पुनर्गठन आयोग। और राज्य पुनर्गठन आयोग जब आया तो उसने फिर क्या किया, भाषा के ही आधार पर क्या किया, अन्य जगहों का या अन्य राज्यों का गठन कर दिया गया। और अब जब हम गठन की बात करें, देखो भाषा के आधार पर अलग क्षेत्र कौन सा हो गया, आंध्र प्रदेश। कब हो गया, 1953 में। लेकिन जब इसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ तो वो कब हुआ आपका, वो हुआ था आपका 1 नवंबर 1956 में, जब आपका क्या आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग आता है। चलिए हम इसकी गठन की यदि बात करें तो कब होता है, देखो अलग कब हुआ, 1 अक्टूबर 1953। गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 में इसका गठन हुआ। अच्छा जब गठन हो गया तो इसकी राजधानी की बात हुई कि राजधानी किसे बनाया जाए, अमरावती। देखिए अमरावती तो आज प्रेजेंट में राजधानी है, क्योंकि देखिए ये आपका जो अमरावती बनाएंगे ये प्रेजेंट की राजधानी गुंटूर जिले की एक तहसील है आपकी अमरावती, उसको बनाया गया। लेकिन पहले इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, क्योंकि तेलंगाना इसी में शामिल था दोस्तों, समझिए। तो तेलंगाना जब शामिल था इसमें तो इसकी जो राजधानी बनाई गई थी हैदराबाद को बनाई गई। किसको बनाया गया था, हैदराबाद को। लेकिन आज हम प्रेजेंट में इसको पढ़ने वाले पृथ्वीराज के रूप में पढ़ रहे हैं, तो अब क्या पढ़ेंगे, अमरावती। लेकिन प्राचीन क्या हुआ करती थी, पहले की राजधानी हैदराबाद क्या थी, हैदराबाद पहली राजधानी हुआ करती थी या पहले की राजधानी हुआ करती थी। आज वर्तमान प्रेजेंट में क्या है, अमरावती। चलिए अब हम यहाँ के राजनीति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर सरकार किसकी है, तो सरकार में यदि हम बात करें मुख्यमंत्री के बारे में, तो मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के भाई, तो मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, है ना।
जगन मोहन रेड्डी आपके साउथ के एक हीरो के रोल में यहाँ करते हैं, प्ले करते हैं आपका, मतलब एक समझिए आपका रोल प्ले किसमें करते हैं, हीरो के रूप में, मतलब है तो कौन है आपके सीएम है यहाँ के, लेकिन देखने में किसी एक्टर से कम नहीं लगते, कौन, जगन मोहन रेड्डी। और कैसे साउथ के एक्टर तो देखे होंगे आपने। चलिए याद करेंगे, बात करेंगे हम आगे की। देखिए यहाँ के जो सीएम बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए आपके, तो जगन मोहन रेड्डी। हम बात करेंगे राज्यपाल के बारे में, तो मुख्यमंत्री कौन है, जगन मोहन रेड्डी। हम बात करें राज्यपाल के रूप में, तो राज्यपाल कौन है आपके, अब्दुल नजीर। कौन है, अब्दुल नजीर। यहाँ के देखिए पहले के या भूतपूर्व ये क्या है आपके चीफ जस्टिस है, आपके मुख्य न्यायाधीश रहे आपके उच्च न्यायालय में, हैदराबाद उच्च न्यायालय में। फिर इन्हें क्या किया गया कि आंध्र प्रदेश का यहाँ का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया था, किसको, तो अब्दुल नजीर को। चलिए ये तो हो गया हमारे क्या राजनीति की बात। अब हम बात करेंगे इसके भौगोलिक चीज की, यहाँ पर कुल जिले कितने हैं। अभी वर्तमान में यदि हम बात करें तो वर्तमान में यहाँ पर जिलों की संख्या की यदि हम बात करते हैं तो कितने आपके 13 जिले, कितने जिले आते हैं, 13 जिले यहाँ पर बनाए गए हैं। अभी बात कितना आपका, तो 13 जिले अपने को देखने को मिल जाएंगे। अच्छा 13 जिले हैं तो इसमें विधानसभा सीटें कितनी आती है, तो देखेंगे 176, कितनी, 176 विधानसभा सीटें हैं। कहां पर, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भाई कितनी सीटें हैं, 176 विधानसभा सीटें। अब जनघनत्व पे बात करते हैं। देखिए जनघनत्व यहाँ का ठीक ठाक है, क्योंकि देखिए आपका पूरा का पूरा कोरोमंडल तट पर आपका बसा हुआ क्षेत्र है, आपका पूर्वी तट पर बसा हुआ क्षेत्र है, इसलिए आपका तटवाला मतलब कि आपका पठारी एरिया। लेकिन जो व्यक्ति निवास करने की जो हम डेंसिटी देखें यहाँ पर, तो देखिए कितनी आपकी 308 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में आंध्र प्रदेश में 308 व्यक्ति निवास करते हैं। कितने निवास करेंगे, 308 व्यक्ति निवास करेंगे। चलिए और आगे हम देखेंगे लिंगानुपात पर आते हैं। लिंगानुपात की यदि चर्चा करें तो ठीक ठाक से भी अच्छा लिंगानुपात यहाँ पर देखने को मिलेगा। 993, कितनी आपकी 993 महिलाएं, कितने पुरुषों पर, तो 1000 पुरुषों पर, मतलब कि यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 993 महिलाएं देखने को मिल जाएगी। चलिए अच्छा यहाँ का लिंगानुपात है। चलिए अब हम बात करेंगे साक्षरता दर की, तो साक्षरता दर के मामले में ये बहुत ही नीचे चला जाता है। देखिए बहुत ही नीचे, मतलब कि बहुत कम यहाँ पर साक्षरता देखने को मिल जाती है। कितनी मिलती है बात, कितनी, तो 67% लोग, कितने, 67% लोग भाग यहाँ पर पढ़े लिखे हुए, मतलब 100 में से 67 लोग आपके पढ़े लिखे देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे इसके उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय कहाँ है यहाँ पर, तो हैदराबाद का। हैदराबाद का देखिए हैदराबाद उच्च न्यायालय आपके 2 जगह का उच्च न्यायालय लगता है। कहाँ का लगता है, तो अब एक तो आंध्र प्रदेश का और ऊपर लगेगा किसका, तो तेलंगाना का। तेलंगाना का और आंध्र प्रदेश का दोनों का एक ही उच्च न्यायालय संयुक्त रूप से, जो कौन सा है आपका, हैदराबाद उच्च न्यायालय। चलिए इतना अपन ने देख लिया। अब देखेंगे हम यहाँ के कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। प्रतीक चिन्हों में यदि हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ के पशु के बारे में, कि पशु क्या है। देखो हर राज्य का एक अलग अलग पशु होता है, अलग अलग पक्षी होता है, अलग अलग पुष्प, अलग फल, अलग नृत्य, हर चीज आपका राज्य अनुसार वहां पर पाए जाने वाले प्रत्येक मात्रा में, बहुतायत मात्रा में जीव जंतुओं के आधार पर वो निश्चित कर दिए जाते हैं। अब हम आंध्र प्रदेश का यदि हम राजकीय पशु देखें तो आप देखोगे ब्लैक बक, किसको देखोगे, ब्लैक बक। दरअसल ये ब्लैक बक आपका क्या है, तो काला हिरण है। कौन सा है, काला हिरण। काला हिरण आपके राज्यों में 2-3 राज्य का और भी अपने को देखने को मिल जाता है, और आपके आंध्र प्रदेश का भी जो राजकीय पशु घोषित किया गया है वो कौन सा है आपका, तो वो भी आपको कौन सा देखने को मिलेगा, काला हिरण। अच्छा ब्लैक बक के नाम से जाना जाता है। देखिए आपको क्वेश्चन में काला हिरण नहीं आएगा, क्या आएगा, ब्लैक बक पूछ लिया जाएगा। बताइए ब्लैक बक आपके किस राज्य का राजकीय पशु है, तो कौन है आपका, आंध्र प्रदेश। चलिए आगे हम बात करेंगे यहाँ के पक्षी के बारे में। जब हम पक्षी की बात करेंगे तो आप देखोगे रामा चिलुका। कौन सा है आपका, रामा चिलुका। रामा चिलुका आपका तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तोता। क्या अर्थ होता है, तोता। तो रामा चिलुका यहाँ का क्या है, राजकीय पक्षी, और इसका अर्थ क्या होता है, तोता होता है। ठीक है, तमिल भाषा में आपका लिखा गया है, और तमिल भाषा के आधार पर ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। तोता कहीं नहीं मिलेगा देखने को, वो तो हम अपने पढ़ने के हिसाब से इसको सरल करने के लिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि आपका जो रामा चिलुका जो उसे कहा जाता है आंध्र प्रदेश में, वो किसे कहा जाता है, तोते को कहा जाता है। तो तोता यहाँ का क्या है, राजकीय पक्षी नियुक्त किया गया। चलिए और हम बात करेंगे आगे का कि यहाँ का राजकीय पुष्प क्या है। तो राजकीय पुष्प वही है आपका चमेली का फूल। कौन सा है, चमेली का फूल है। यहाँ का राजकीय पुष्प क्या है, तो चमेली का फूल। हम बात करेंगे यहाँ के राजकीय वृक्ष के बारे में। तो राजकीय वृक्ष यहाँ का नीम का पेड़। कौन सा है, नीम का पेड़ यहाँ का राजकीय वृक्ष बनाया गया है। अब बात करेंगे हम यहाँ के फल के बारे में। तो फल नारियल देखने को मिल जाएगा। हम बात करेंगे खेल के बारे में, तो कबड्डी। क्या मिलेगा, कबड्डी, गो कबड्डी आपके आंध्र प्रदेश का राजकीय खेल बनाया गया है, और यहाँ पर कबड्डी के बहुत ही मात्रा में दीवाने लोग मिल जाते हैं, और छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े, मतलब बड़ों तक की बात कर रहे हैं, बूढ़े तो हालांकि नहीं करेंगे, बड़े बड़ों में ही कबड्डी का क्रेज रहता है यहाँ पर। तो कबड्डी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया। हम बात करेंगे नृत्य के बारे में। नृत्य की जब बात करेंगे तो आप देखोगे यहाँ का जो राजकीय नृत्य है वो कौन सा आएगा, कुचिपुड़ी। कौन सा है आपका, कुचिपुड़ी यहाँ का राजकीय नृत्य। देखो हम दक्षिण भारत में जब भी जाएंगे तो दक्षिण भारत में आपको फोक डांस देखने को मिलेंगे।
मिलेंगे। आपको शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। शास्त्रीय नृत्य ये आपके यहाँ पर सर्वाधिक आपको देखने को मिले, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और क्या बोलते हैं कथकली। आपको ये कई सारे ऐसे नाच जो क्या है आप केवल दक्षिण भारत में ही फेमस है। तो आप देखोगे आंध्र प्रदेश का जो राजकीय नृत्य घोषित किया गया वो कौन सा है आपका, तो कुचिपुड़ी है। कौन सा है, कुचिपुड़ी। भाषा की बात करें तो कौन सी आपकी, तेलुगु। भाषा कौन सी आपकी, तेलुगु लोग। ऐसी भाषा आपकी यहाँ पर तेलुगु लोग पाए जाते हैं, तेलुगु यहाँ पर भाषा बोली जाती है। चलिए अब आगे देखेंगे हम यहाँ के कुछ अन्य पॉइंटों के बारे में, अन्य बिंदुओं को भी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ के प्रमुख त्योहारों की बात करेंगे। जब हम यहाँ के प्रमुख त्योहारों के बारे में बात करेंगे तो आपको हम पहले जब हमने दक्षिण भारत स्टार्ट किया था तो एक बात बताई थी। क्या बताई थी, ये बताया था कि भाई दक्षिण भारत आपका जाना जाता है संस्कृतियों के लिए, ये जो जाना जाता है जो आपके त्योहारों के लिए, ये जाना जाता है मंदिरों के लिए, ये जाना जाता है आपका किस चीज के लिए, तो आपके त्योहार, संस्कृति, मंदिर और सांस्कृतिक आपके कार्यक्रमों के लिए। मतलब साहित्य से जुड़े हुए, संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी त्योहार मिलेंगे, जितने भी हमें पॉइंट मिलेंगे वो सारे दक्षिण भारत में देखने को मिलेंगे। देखिए दक्षिण भारत आज भी आपका जाना जाता है आपके 16 संस्कारों के लिए। हम देखेंगे कि आज आप देखते हो कि आप इतना भी मॉडर्न हो चुका है, बहुत ज्यादा जमाना हमारा, और हम मॉडर्नाइजेशन में आप प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन दक्षिण भारत में आप आज भी जाओगे तो व्यक्ति के जीवन के पूरे 16 संस्कार देखने को मिलेंगे। मतलब व्यक्ति के जीवन में जो आपके वैदिक काल से चले आ रहे संस्कार हुआ करते थे, किसी भी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के, वो 16 संस्कार होते थे। वो 16 संस्कार आपको दक्षिण भारत में देखने को मिल जाएंगे। भले एक संस्कार छूट जाए लोग बागों का, विवाह संस्कार कभी कभी नहीं होता है, लेकिन बाकी आपके 15 संस्कार देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ का। हाँ, विवाह संस्कार कभी कभी छूट जाता है लोग बागों का, कोई सन्यासी बन जाता है बाबा भोलेनाथ के, क्योंकि भक्त बहुत ज्यादा वहां पर मिलते हैं, तो बोलेंगे अरे भाई भोले की भक्ति में मगन रहेंगे और लगाएंगे और अपने क्या रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। शादी ब्याह में कौन पड़े, बाबा बैरागी थे, हम भी बैरागी बनेंगे। तो एक संस्कार कभी कभी छूट जाता है दक्षिण भारत में लोग बागों का, लेकिन आपके 15 संस्कार आज भी देखने को मिलेंगे। तो आपका दक्षिण भारत संस्कृति और संस्कारों के लिए बहुत जाना जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे आगे त्योहारों के बारे में। त्योहारों की चर्चा कर लेते हैं कि भाई आंध्र प्रदेश में मनाए जाने वाले त्योहार कौन कौन से। त्योहारों में जो हम देखेंगे तो सबसे पहले आप देखोगे पोंगल। किसको, पोंगल। पोंगल दरअसल आपका उत्तर भारत में है, मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, और वहीं आप देखोगे कि दक्षिण भारत में से पोंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोंगल कहा जाता है। दूसरा आपका उगादि। तीसरा आपका गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी आपका महाराष्ट्र के गणेश चतुर्थी से ही मिलता जुलता है, और पूर्णतः आपके महाराष्ट्र के जैसा ही उत्सव यहाँ पर भी मनाया जाता है, जो भगवान किससे, तो आपके गणेश जी से क्या है, मिलता जुलता है, गणेश जी को समर्पित है। आपका महाशिवरात्रि का यहाँ पर बहुत बड़ा क्रेज है भैया। अब कैसा क्रेज है, तो महाशिवरात्रि का इतना बड़ा क्रेज है कि आप देखोगे कि ज्यादातर, देखो जब हम अपने प्राचीन काल में जब राजा महाराजा, जब हमारे यहाँ पर राजशाही शासन चलता था, जब हमारे यहाँ पर क्या था, आपका प्राचीन भारत हुआ करता, तो यहाँ पर आपके 2 धर्म प्रमुख हुआ करते थे। अच्छा कौन कौन से धर्म थे, तो एक तो था आपका शिव जी का और एक था आपका कौन सा, विष्णु जी का। मतलब शैव धर्म और आपका कौन सा, वैष्णव धर्म। इन दोनों के ही क्या मिलते हैं, अपने को अनुयायी ज्यादा मिलते थे दक्षिण भारत में। अच्छा शैव धर्म के जो अनुयायी थे वो ज्यादातर आपके क्या होते थे, बहुत ही ज्यादा लचीले होते थे। लचीले मतलब कि थोड़ी सी बात पर प्रसन्न हो जाना, भजन कीर्तन करना, बैठकर सभाएं करना। विष्णु जी के थोड़े स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, क्या बोलते हैं उनको, संस्कारी और हर मर्यादा में बंधे हुए। लेकिन भोले भगवान के ऐसे भक्त नहीं हुआ करते थे, वो जहां मिला वहां जमा लिए अपनी महफिल और लग गए कीर्तन भजन करने के लिए और प्रसाद पाने के लिए भोले बाबा का। तो क्या होता था कि भोले बाबा यानी कि आपके शैव धर्म थोड़ा ज्यादा प्रसार कर गया, क्योंकि देखिए जिस भी धर्म में आपका लचीलापन रहेगा वो ज्यादा विस्तार कर जाएगा, स्वाभाविक है। और जिस धर्म में थोड़ी कठोरता रहेगी, जिसमें नियम कानून ज्यादा रहेंगे, वो कम डेवलप हो पाता है। तो दक्षिण भारत में शैव धर्म ज्यादा फैल गया, और वहां पर आपके बहुतायत मात्रा में शिव मंदिर यानी भगवान शिव जी से संबंधित मंदिर ज्यादा मिलते हैं, और भगवान विष्णु से भी संबंधित मिलते हैं, लेकिन दोनों ही धर्म क्या थे आपके उस समय चल रहे थे। तो यहाँ पर शिवरात्रि, आंध्र प्रदेश में ज्यादा लोग क्या है, आपके शिव को मानने वाले, शिव जी को मानने वाले। तो यहाँ पर शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। चलिए अब हम बात करेंगे आगे। तो देखोगे आप दिवाली के बारे में, दीपावली सभी जगह मनाई जाती है बहुत अच्छे से। ब्रह्मोत्सव, ब्रह्मोत्सव क्या होता है भाई, तो ब्रह्मोत्सव ये होता है आपका कि कहते हैं कि यहाँ पर देखिए 2 भगवान तो थे पहले से, कौन कौन, शिव जी और भगवान विष्णु जी, लेकिन ब्रह्मा जी भी हुआ करते थे। तो क्या हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को भगवान शिव में देखकर यहाँ पर एक पर्व मनाया जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव जी जो हैं वो तीनों देवताओं में क्या है, समान है, मतलब तीनों देवता इन्हीं में विराजमान है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को ब्रह्मोत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। तो ये भी उत्सव यहाँ का बहुत ही मात्रा में, बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। चलिए एक प्रमुख त्योहार हमने देख लिया, कौन सा, पोंगल, उगादि, गणेश चतुर्थी,
महाशिवरात्रि, दीपावली और आपका ब्रह्मोत्सव, ये प्रमुख त्योहार हो जाते हैं। अब त्योहारों को छोड़ें तो हम आगे चलेंगे तो देखोगे यहाँ के मंदिरों के बारे में। किनके बारे में? मंदिरों के बारे में। जब हम यहाँ के मंदिरों की चर्चा करें तो देखो हम पहले फिर भी आपको एक बार फिर से सचेत करते हैं क्या कि आपके दक्षिण भारत में स्थापत्य कला के मामले में केवल मंदिर बने, ऐसा नहीं बना कि आपका किले बने, आपको देखें किले भी बने, किले देखने को मिले, आपको इमारत देखने को मिल जाए जैसे कि ताजमहल, नहीं। दक्षिण भारत में बहुत ही सुंदर सुंदर मामले में बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके से मंदिरों का निर्माण किया गया, भगवान का निर्माण किया गया। तो दक्षिण भारत मंदिरों के लिए भी आपका बहुत फेमस रहा। आपका बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, मल्लिकार्जुन, आपके बहुत फेमस मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखेंगे अपन। तो मंदिरों की यदि हम बात करें तो श्री वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर, ये सभी ने सुना होगा तिरुपति बालाजी मंदिर। ये दरअसल आपके भगवान विष्णु जी से संबंधित है। अब तिरुपति बालाजी, बालाजी सभी सोचेंगे किनका है? भगवान किनका है? तो बजरंगबली का, मतलब हनुमान जी का मंदिर। नहीं भाई, हनुमान जी का नहीं है, भगवान विष्णु जी का मंदिर है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? श्री वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर। क्या है आपका? तो ये पड़ेगा आपका कहां पर? तो तिरुपति में। तिरुपति कहां पड़ेगा? तो ये पड़ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। अच्छा, आंध्र प्रदेश में तिरुपति किस जगह पड़ेगा? तो आप देखोगे इस जगह पर, इधर आपको देखने को मिलेगा तिरुपति। क्या मिल जाएगा? तिरुपति। अच्छा, इसकी राजधानी अपन पढ़ के आए, कौन सी? अमरावती। अमरावती इधर आपको देखने को मिलेगी, अमरावती। देखिए अमरावती दरअसल आपकी गुंटूर जिले की एक तहसील है। क्या? कौन से जिले की? गुंटूर जिले की क्या है? आपकी एक तहसील है। कौन सी? अमरावती, जिसे बनाया गया है और राजधानी के रूप में। चलिए और आगे बात करेंगे हम किसकी? तो मंदिरों पर थे हम। तो मंदिरों में आपने क्या देखा? वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर, जिनमें भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। किनकी पूजा होती है? भगवान विष्णु जी को पूजा जाता है, भगवान विष्णु को, विष्णु भगवान की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। अच्छा, लेपाक्षी मंदिर। अच्छा, लेपाक्षी मंदिर क्या है दोस्तों? लेपाक्षी मंदिर शिव जी का मंदिर है और यहाँ पर ये नंदी के लिए फेमस है। अच्छा, नंदी के लिए कैसे फेमस है? तो यहाँ पर आपकी नंदी की बहुत ही विशाल मूर्ति बनाई गई है। हालांकि देखिए नंदी की विशाल मूर्ति तो आपकी बृहदेश्वर मंदिर में बनी हुई है, जो आपकी पूरे भारत में सबसे बड़ी है, लेकिन जो सब सर्वाधिक अच्छे वाली स्ट्रक्चर के रूप में जो बनाई गई है, जो कि प्रॉपर तरीके से नक्काशी करके मूर्ति बनाई गई है नंदी की, वो लेपाक्षी मंदिर में। यहाँ लेपाक्षी मंदिर में शिव जी का पूरा परिवार रहता है। अब शिव जी का पूरा परिवार कौन कौन भाई? तो देखिए नंदी यानी गण तो इनके मिलेंगे, नंदी के लिए फेमस है, साथ में शिव जी, पार्वती, कार्तिकेय जो उनके बड़े पुत्र थे, उनके बाद कौन से? तो गणेश जी। इन चारों पांचों का क्या मिलता है? हमें मंदिर देखने को मिलता है। कहां पर? उन्हें संयुक्त रूप में लेपाक्षी मंदिर कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेपाक्षी मंदिर। तो लेपाक्षी मंदिर आपका किससे संबंधित है? भगवान शिव जी से। किससे संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित है। अच्छा, मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर। मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर आपके भगवान शिव जी की 12 ज्योतिर्लिंग जो है उनमें से एक है आपका, जो दक्षिण भारत में शामिल है। और कहां पड़ेगा? आपका आंध्र प्रदेश में। कहां देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आपके मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर आपका सबसे प्रसिद्ध भगवान शिव जी का मंदिर है आपका। और यहाँ पर बहुत मात्रा में, मैंने अभी आपको एक त्योहार बताया था महाशिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का जो आयोजन होता है या महाशिवरात्रि का जो सबसे प्रमुख पर्व जो मनाया जाता है किसी मंदिर से, वो इसी से आता है। मतलब इस मंदिर में क्या होता है भाई? बड़ी धूमधाम, 2 दिन पहले से उत्सव चालू हो जाता है। 2 दिन पहले से क्या होता है? यहाँ पर उत्सव चालू हो जाता है। बाबा भोले के भक्त इधर जा रहे उधर जा रहे, पूरे मंदिर में रंग रंग कर देते हैं। एकदम बहुत भव्य तरीके से यहाँ पर मनाया जाता है। शिवरात्रि आपके मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर से ही क्या होती है? प्रारंभ होती है, बहुत अच्छे मात्रा में मनाई जाती है। और ये आपका मैंने अभी बताया क्या कि आपके 12 ज्योतिर्लिंग में से भी क्या है? आपका एक शामिल है। कौन सा? मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर। आपका कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में। और रंगनाथ मंदिर कौन सा? आपका रंगनाथ स्वामी मंदिर। आप देखोगे यहाँ पर रंगनाथ स्वामी मंदिर जो आपके भगवान विष्णु से संबंधित है, ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। चलिए एक प्रमुख मंदिर अपन पढ़ के आए हैं, जैसे कि आपका कौन सा? पहला कौन सा? आपका वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति मंदिर या वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर। दूसरा लेपाक्षी मंदिर। तीसरा आपका मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर और चौथा आपका रंगनाथ स्वामी मंदिर। इसमें आपके मंदिर बहुत मात्रा में लगा हुआ है, कई कलर से बना हुआ मंदिर, इसलिए रंगनाथ स्वामी मंदिर इसको कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम प्रमुख लोकगीतों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, लोकगीत के लिए भी ये जाना जाता है। लोकगीत उतने फेमस नहीं है यहाँ पर, 2 ही यहाँ के लोकगीत है। कौन कौन से आपके? देखो पहला है आपका कौन सा? अमाटा। देखिए अमाटा अंटद कोडी पिला गीत, अमाटा अंटद कोडी पिला गीत। आपने एक गाना सुना होगा साउथ का, अंटे पुलम करके कुछ गाना आता है, जो साउथ का बड़ा फेमस गाना हुआ था, ठीक है? उसी में आपका एक गीत गाया जाता है। कौन सा है? अमाटा अंटद कोडी पिला गीत। और दूसरा आपका कौन सा? पंडवानी गीत। देखिए प्रमुख गीत में आपका अमाटा अंटद
घोड़ी पुला गीत और आपका कौन सा पंडवानी गीत, ये प्रमुख ही दो गीत हैं जो यहाँ के लोक गीतों की श्रेणी में आते हैं। इनसे क्वेश्चन नहीं बनता है आपका, क्वेश्चन आपका बनता है मंदिरों से और त्योहारों से और आगे आने वाले आपके लोक नृत्यों से। कभी कभी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा तो आपके इस गीत से क्वेश्चन बन जाता है कि अमाटा अंडर द कोडी पिला गीत आपके भारत के किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में आपका गाया जाता है। तो कौन से राज्य में गाया जाता है, ये गाया जाता है आंध्र प्रदेश में। चलिए अब हम बात करेंगे लोक नृत्यों के बारे में कि यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो लोक नृत्यों में यदि हम चर्चा करेंगे तो ये तो आपका फोक डांस हो जाता है, एक क्लासिकल डांस हो जाता है कुचिपुड़ी, उसके बाद देखोगे छड़ी, कौन सा है, छड़ी, गोवी, धमाल, बुट्टा और वीर नाट्यम और लंबाड़ी, ये प्रमुख यहाँ के लोक नृत्य हो जाते हैं जो यहाँ के प्रमुख रूप से उन व्यक्तियों द्वारा, उन जनजातियों द्वारा और उन लोगों द्वारा किए जाते हैं जो कहाँ रहते हैं आपके, तो पूर्वी घाट पर निवास करते हैं। आपका जो धोबी, गोबी और छड़ी नृत्य है यह प्रमुख रूप से पूर्वी घाट पर रहने वाली जनजातियों द्वारा किया जाता है, जिनमें यहाँ की जो लोकल या फिर इनकी परंपरागत पोशाक होती है जिसमें सफेद कुर्ता और लुंगी पहना जाता है और फिर किया जाता है लुंगी डांस, है ना लुंगी डांस नहीं, कौन सा, छड़ी डांस किया जाता है। इसमें एक छड़ी ले जाती है, छड़ी डांस हमारे मोनिया से मिलता जुलता है, हमारे मतलब बुंदेलखंड के मोनिया से मिलता जुलता है। तो आपका कौन सा, छड़ी डांस, गोवी डांस, धमाल, धमाल डांस भी यहाँ का क्या है, एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो यहाँ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। हम बात करेंगे बुट्टा और हम बात करेंगे वीर नाट्यम। वीर नाट्यम यहाँ के प्रमुख जो जनजातियां होती हैं उन्हीं के बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जनजातियों के बच्चों द्वारा, जिनमें छोटे छोटे बच्चे अलग अलग स्वरूप में क्या करते हैं, यहाँ पर कपड़े पहन के आते हैं और नृत्य करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, वीर नाट्यम। लंबाड़ी, यह प्रमुख नृत्य कौन कौन से आपके, तो कुचिपुड़ी, छड़ी, गोबी, धमाल, बुट्टा, वीर नाट्यम और लंबाड़ी, ये नृत्य हो जाते हैं जो आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हो जाते हैं और इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ के कुछ अन्य पॉइंटों के बारे में, जैसे कि यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। अब राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हम चर्चा करेंगे तो यहाँ के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान जो हम यहाँ पर देखेंगे वो आपके सबसे पहले होंगे पापीकोंडा नेशनल पार्क, ठीक है। आपका पापीकोंडा जो राष्ट्रीय उद्यान है इससे क्वेश्चन बनता ही रहता है दोस्तों, और पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है कि बताइए पापीकोंडा नेशनल पार्क या पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में भैया, ये पड़ेगा आपका कौन सा, तो आपका आंध्र प्रदेश में। कौन से में पड़ जाएगा, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे दूसरे की, तो नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा आपका श्रीलंका मलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, कृष्ण वन्य जीव अभ्यारण्य है आपका, क्या है आपका, वन्य जीव अभ्यारण्य या क्या है आपका, तो वन्य जीव अभ्यारण्य। फिर आप देखोगे वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और गोलांडा ब्रह्मेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा आपका, गोलांडा ब्रह्मेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। देखो पापीकोंडा तो आप मान के चलिए कि आपके बिल्कुल से बिल्कुल क्वेश्चन आने ही वाला है। जब कभी नेशनल पार्क से या राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन बनता है दक्षिण भारत से तो पापीकोंडा नेशनल पार्क, इससे तो बनता ही रहता है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आपका पूछा ही जाता है, हमेशा से आपका इससे क्वेश्चन बनता रहा है। तो ये कौन से राज्य में आपका, ये पड़ेगा आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर, श्रीलंका मलेश्वर, कृष्ण वन्यजीव अभ्यारण्य, वेंकटेश्वर और गोलांडा ब्रह्मेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो आपके आंध्र प्रदेश से बन जाते हैं, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ के कुछ भौगोलिक पॉइंटों के बारे में, या भौगोलिक दृष्टि से यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ की नदियों के बारे में। नदियां किसी भी राज्य की जीवन रेखा का काम करती हैं, किसी भी राज्य की जीवनदायिनी होती है, और आंध्र प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। पहले देखेंगे कृष्णा नदी। कौन सी नदी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी यहाँ की प्रमुख नदी हो जाती है। दूसरी देखेंगे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को ही हम क्या कहते हैं, तो बूढ़ी गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, बूढ़ी गंगा। अच्छा एक चीज समझ, आपकी दक्षिण भारत में गंगा दो नदियों को कहा जाता है, अब किस संदर्भ में किसे कहा जाता है वो समझिए। देखिए अब यहाँ यदि हम बात करेंगे कि कृष्णा नदी को कौन सी गंगा कहते हैं, तो इसको कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। क्या बोलते हैं अपन, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किसको, कृष्णा नदी को। अच्छा गोदावरी को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अपन बृहद गंगा। कौन सी कहते हैं, बृहद गंगा। अब बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा, तो एक चीज समझ लेना, आपकी गंगा दो नदियों को कहा जाता है दक्षिण भारत में। कौन सी, कृष्णा नदी को अपन क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं इसको कौन सी, तो दक्षिण भारत की गंगा। हम
गोदावरी नदी को क्या बोलते हैं, तो वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए आगे बात करेंगे हम और नदियों के बारे में। कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और कोयना नदी। कौन सी नदी, कोयना नदी और आपकी दूध गंगा नदी। ये प्रमुख 4 नदियां जो कहां से, आपके आंध्र प्रदेश राज्य से प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी आपकी, तो कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कोयना नदी और आपकी दूध गंगा नदी। ये प्रमुख 4 नदियां इंपोर्टेंट हो जाती हैं और इनसे क्वेश्चन बनता रहता है। पूछा जाता है कि बताइए भाई, जो आपकी गोदावरी नदी है इसे किस गंगा के नाम से या इसे क्या कहा जाता है, तो इसे बूढ़ी गंगा कहते हैं अपन, या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। कृष्णा नदी को अपन कौन सी या किस नाम से, सॉरी, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा और कृष्णा नदी को कौन सी, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अब नदियों के बाद हम देखेंगे इन पर बने हुए कुछ बांधों के बारे में। बांध के बारे में यदि हम चर्चा करें तो नागार्जुन सागर बांध। कौन सा आपका, नागार्जुन सागर बांध आपका यहाँ का सबसे फेमस बांध है जो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। दूसरी हम बात करें श्रीशैलम बांध। कौन सा आपका, श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम बांध भी आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। हम बात करेंगे प्रकाशम बैराज बांध की, तो यह दूध गंगा नदी पर बना है। प्रकाशम बैजराज या प्रकाशम बैराज बांध आपका दूध गंगा नदी पर, श्रीशैलम बांध आपका कृष्णा नदी पर, नागार्जुन सागर बांध आपका कौन सा, तो ये भी आपकी कृष्णा नदी पर बना हुआ एक बांध है। अच्छा, श्रीशैलम पड़ेगा कहां पर दोस्त, तो आपको इधर देखने को मिल जाएगा श्रीशैलम, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं पर आपको एक नागार्जुन सागर, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, श्रीशैलम बांध भी देखने को मिल जाएगा। चलिए और हम बात करेंगे अब कुछ अन्य पॉइंटों के बारे में। अच्छा, अन्य पॉइंट कैसे, कि यहाँ पर यानी आंध्र प्रदेश में प्रमुख पर्यटक स्थल या प्रमुख स्थान या घूमने लायक कौन कौन सी जगह है आपकी, या कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये तो अपन देख चुके हैं। अब देखेंगे यहाँ के स्थल के बारे में कि कहां कहां से पॉइंट से या कहां कहां स्थल से आपके क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ के पहले पॉइंट जिसका नाम है श्रीहरिकोटा की। इसकी बात करेंगे श्रीहरिकोटा। अच्छा, श्रीहरिकोटा में ऐसा क्या है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो दोस्त देखिए यहाँ पर है आपका इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। अब इसरो का प्रक्षेपण केंद्र होता क्या है, तो समझिए जिस स्थान से रॉकेट को स्पेस में छोड़ा जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जहां से रॉकेट लॉन्च किया जाता है उसे प्रक्षेपण केंद्र कहते हैं, मतलब प्रक्षेप करने के लिए जो स्थान होता है। तो भारत का प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है, तो श्रीहरिकोटा। कहाँ है आपका, श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश में भी कहाँ है दोस्त, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, यहाँ मिलेगा आपको क्या, श्रीहरिकोटा। इधर आपको क्षेत्र या जगह आपको मिल जाएगी कौन सी, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा आपका किसलिए जाना जाता है, तो इसरो का प्रक्षेपण केंद्र। चलिए अब आगे हम बात करेंगे मछलीपट्टनम के बारे में। दूसरा शहर कौन सा आपका, मछलीपट्टनम। तो मछलीपट्टनम किस लिए प्रसिद्ध रहा आपका, तो मछलीपट्टनम से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि बताइए भाई मछलीपट्टनम आपका किस लिए प्रसिद्ध था, तो ये प्रसिद्ध इसलिए था क्योंकि यहीं पर 1605 ईस्वी में डचों द्वारा अपनी पहली व्यापारिक कोठी या फिर बोल सकते व्यापारिक फैक्ट्री को स्थापित किया गया था। मतलब जब डच हमारे यहाँ पर आए, भारत में जब वो आए, तो उन्होंने जहां कहीं भी पहले यानी कि पहली बार व्यापार किया या पहली फैक्ट्री लगाई, तो वो कौन सा क्षेत्र था, मछलीपट्टनम हुआ करता था। मछलीपट्टनम आज कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। अच्छा, आज आंध्र प्रदेश में, तो जगह कहाँ है भाई, तो ये रही वो जगह जहां पर क्या है आपका, मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम इधर आपको जगह देखने को मिल जाएगी। तो मछलीपट्टनम कहाँ है आपका, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, तो डचों द्वारा क्या की गई थी, अपनी पहली फैक्ट्री लगाई गई थी। कब लगाई गई थी, तो आपकी 1605 एडी में, यानी 1605 ईस्वी में। अच्छा चलिए आगे देखेंगे। अगला शहर तो कौन सा आपका, विशाखापट्टनम। अच्छा, विशाखापट्टनम किस लिए प्रसिद्ध है, तो विशाखापट्टनम ही वह मात्र एक बंदरगाह है दक्षिण भारत का, जो दक्षिण भारत का ही नहीं पूरे भारत का एकमात्र बंदरगाह जो सबसे गहरा है। मतलब गहराई की यदि हम बात करें कि सर्वाधिक गहरा बंदरगाह भारत का कौन सा है, तो वो कौन सा है आपका, विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह पे ही आपके युद्धपोत उतारे जाते हैं, युद्धपोत सबमरीन वगैरह यही रखी जाती है, क्योंकि सबमरीन चलाने के लिए, सबमरीन को जाने के लिए आपकी बहुत गहराई चाहिए होती है। वो गहराई कहाँ देखने को मिलती है अपने को, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह पे देखने को मिल जाएगी। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। अच्छा, विशाखापट्टनम कहाँ पड़ेगा दोस्त, तो ये रहा आपका विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इधर अपने को देखने को मिल जाएगा। चलिए और बात करेंगे हम आगे। तो आगे देखोगे विजयवाड़ा के बारे में।
विजयवाड़ा किस लिए फेमस है भाई? तो विजयवाड़ा का आप लोगों ने ऐसे अक्सर नाम सुना रहा होगा, जो भी साउथ वगैरह की मूवी देखते हो तो उसमें विजयवाड़ा नाम हमेशा आता रहता है। विजयवाड़ा दरअसल आपका एक इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब ये औद्योगिक क्षेत्र है आपका। कहाँ का? तो दक्षिण भारत के किसका? तो आंध्र प्रदेश का एक सर्वाधिक या प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है क्या? विजयवाड़ा को। अच्छा, विजयवाड़ा कहाँ पड़ेगा? तो विजयवाड़ा आपको अमरावती के ही जस्ट नीचे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर विजयवाड़ा इधर देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे हम और शहरों के बारे में। तो राजमुंद्री, किसके बारे में? राजमुंद्री। अच्छा, राजमुंद्री आपका केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, क्या है आपका? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र। कहाँ है आपका? तो राजमुंद्री में। अच्छा, राजमुंद्री में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान है, तो बताइए फिर मेरे को भाई कि आपका चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आपको एक कमेंट करके जरूर बताना है कि भाई भारत का केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र या धान अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है और किस जगह पर स्थित है। ये आपको ऑफलाइन कमेंट करके हमें जरूर बताना है, आपके लिए होमवर्क हो गया, ये जरूर कमेंट करके जरूर बताना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो राजमुंद्री किस लिए फेमस है आपका? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान के लिए जाना जाता है। अच्छा, राजमुंद्री कहाँ पड़ेगा दोस्त? तो आपका राजमुंद्री देखने को मिलेगा तिरुपति के ही नीचे। राजमुंद्री आपको इधर देखने को मिल जाएगा, राजमुंद्री। चलिए आगे बात करेंगे हम किसके बारे में? तो आपका यारादा, कौन सा आपका? यारादा बीच। यारादा बीच इसी को बाइजैक कहते हैं, क्या बोलते हैं? बाइजैक भी कहा जाता है। ये कहाँ है आपका? तो विशाखापट्टनम में। कहाँ देखने को मिलेगा? यहीं पर आपको विशाखापट्टनम में ही यही वाले एरिया पर आपको यारादा बीच देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बाइजैक में। इधर वाले एरिया पे आपको देखने को मिल जाएगा। विशाखापट्टनम में ही पड़ता है, आपका फेमस बीच है आपका, आपके दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश का फेमस बीच कौन सा है आपका? कौन सा है आपका? तो यारादा बीच आपका, जो वाइजैक में पड़ता है। अच्छा, और क्या है यहाँ पर घूमने लायक? ये घूमने के लिए अपन देख रहे हैं, देखो ये चीज क्या है? घूमने के लिए। आप कभी घूमने जाओगे आंध्र प्रदेश तो इस बीच में बढ़िया जा सकते हो आराम से, समुद्र का दर्शन कीजिए, समुद्र को देखिए सामने से, लहरें आपको लेके आएंगी और लेके भी जाएंगी। कभी जाना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन। आगे देखिए नल्ला मलाई की पहाड़ी, कौन सी आपकी? नल्ला मलाई की पहाड़ियां। नल्ला मलाई की पहाड़ियां अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है, प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जानी जाती है नल्ला मलाई की पहाड़ियां। यहाँ पर आपकी बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से क्या बनाए गए हैं? यहाँ पर पहाड़ों को क्या किया गया है? और भी अच्छे तरीके से विकसित किया गया है। इन पहाड़ों को काट काट कर कुछ ऐसी चीजों का या ऐसी गुफाओं का भी निर्माण किया गया है जो पर्यटक को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, पर्यटकों को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो नल्ला मलाई की पहाड़ियां भी यहाँ पर क्या है? फेमस है। और आगे हम बात करेंगे कौन सा? तो परिताला हनुमान मंदिर। अच्छा, परिताला हनुमान मंदिर ये आपका फेमस है। परिताला हनुमान मंदिर आपके 171 फीट ऊंची प्रतिमा से बने हुए। कितनी बड़ी प्रतिमा है? 171 फीट ऊंची प्रतिमा है आपकी। कहां पर है? तो ये पड़ेगी आपकी नेल्लौर में। कहां पड़ेगी? नेल्लौर। अच्छा, नेल्लौर कहां है दोस्त? तो नेल्लौर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, सॉरी आगे लिख गया, इधर मिलेगा नेल्लौर। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? तो परिताला हनुमान मंदिर, इनकी जो ऊंचाई है वो कितनी है आपकी? तो 171 फीट ऊंचे हैं। कितने हैं आपके? 171। और देखिए 171 फीट ऊंचे तब हैं जब वो क्या है? आपके ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं, समाधि स्थल वाली आकृति में बैठे हुए हैं। और कितने ऊंचे हैं? 171 फीट। तो ये देखने के लिए, दर्शन के लिए, करने के लिए जा सकते हैं, यहाँ पर घूमने लायक अच्छी जगह। आगे हम बात करेंगे कौन सी? तो कुडाईकोट्टा की। किसकी बात करेंगे? सॉरी, गढ़ईकोट्टा की। गढ़ईकोट्टा आपका किस लिए जाना है? तो गढ़ईकोट्टा आपका देखिए कडप्पा जिले में पड़ेगा। कौन से जिले में पड़ेगा? यह दरअसल आपका लगभग आपके नेल्लौर के नीचे कडप्पा, इधर इस वाले एरिया में पड़ जाता है। कौन से में? कडप्पा। और कडप्पा आपका जाना किस लिए जाना? तो कडप्पा में ही आपके उगाए जाते हैं कौन से? तो चंदन की जंगल। कौन से जंगल है यहाँ पर? यहीं पर आपके चंदन के जंगल है, वही वाला चंदन के जंगल वाला, झुकेगा नहीं साला, है ना, लाल चंदन के लिए, है ना। तो वही वाला क्षेत्र लाल चंदन के लिए जो प्रसिद्ध जगह है, लाल चंदन के लिए जो जाना जाता है क्षेत्र, वो कौन सा है आपका? तो गढ़ईकोट्टा। कौन सा है आपका? गढ़ईकोट्टा। गढ़ईकोट्टा दरअसल आपका कुडप्पा जिले में स्थित यह जगह चंदन के जंगल के लिए प्रसिद्ध है। कौन से जंगल के लिए? तो चंदन के जंगल के लिए जाना जाता है। अच्छा, और यदि हम बात करें गुंटूर की, किसकी बात करें? गुंटूर की। तो गुंटूर का जो क्षेत्र
गुंटूर जो जिला है वो किस लिए जाना जाता है, तो गुंटूर में ही आपका अमरावती यानी कि अमरावती जो क्षेत्र, अमरावती जो तहसील है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई गई है। देखो अमरावती के पास यानी इधर वाले एरिया में आपका एक गुंटूर है, आपका क्या है, आपका गुंटूर आपको देखने को मिल जाएगा। गुंटूर का ही एक तहसील है, कौन सी, अमरावती, जो आंध्र प्रदेश की क्या है, राजधानी, क्या है, राजधानी है। चलिए इतने सारे पॉइंट हम देख चुके हैं इसमें, और आपके जितने भी एग्जाम में बन सकते थे वो सारे के सारे इस वीडियो में देख लिए, सारे के सारे हम यहाँ पर देख चुके हैं। इससे आगे का आपके आंध्र प्रदेश से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए इतने आज के लिए इतना ही। अच्छा एक चीज और छूट रही है अभी अपनी, अब एक चीज क्या छूट रही है, वो छूट रही है आपकी इसकी बाउंड्री के बारे में अपन तो पढ़ना भूल ही गए। अच्छा इसकी बाउंड्री भी देख लेते हैं कि भाई आंध्र प्रदेश की किस किस राज्य के साथ सीमा साझा होती है, सीमा लगती है। तो सीमा में यदि हम बात करेंगे तो आप इस वाले एरिया में देखोगे यहां लगती है आपकी ओडिशा से, किससे लगती है, ओडिशा राज्य से। अच्छा ओडिशा राज्य यहां छुपता है, इधर बीच में थोड़ा सा हिस्सा छुपता है किसका, तो छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ की बाउंड्री भी क्या होती है, इससे टच होती है। अच्छा और इधर हम बात करें तो इधर मिलेगा आपको कौन सा, तेलंगाना, तेलंगाना से भी क्या करता है, ये अपनी बाउंड्री को साझा करता है। अच्छा इस वाले एरिया में यदि हम जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा क्या, वो मिलेगा आपको, हाँ कर्नाटक, क्या देखने को मिल जाएगा, यहां देखने को मिलेगा आपको कर्नाटक। और नीचे वाले एरिया में यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कौन सा, तमिलनाडु। ये देखिए तो आप यदि हम बात करें तो इस साइड वाले एरिया में कौन सा देखने को मिलेगा, तो इधर आपको देखने को मिलेगी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की साइड क्या लगती है, बंगाल की खाड़ी लगती है, ठीक है। तो इतना क्षेत्र, इतना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो हम समझ चुके हैं, ये पूरा का पूरा आपके एग्जाम में कोई भी आपका क्वेश्चन अब यहाँ से बन जाए तो आपका क्या नहीं हो सकता, आपका यहाँ से छूट नहीं सकता। चलिए आज के लिए इतना ही। देखिए इतना सारा पॉइंट हम सारे देख चुके हैं। और देखिए अब हम जो अगला वीडियो बनाएंगे, अगला वीडियो जो भी आएगा आपका वो रहेगा आपका कौन से राज्य का, तो ओडिशा का रहेगा। और वो जो भी आपको यहाँ से पीडीएफ अगर चाहिए रहेगी या इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ जो रहेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप का जो भी आपका जो लिंक रहेगा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या करूंगा, लिंक कर दूंगा, तो वहां से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको और कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर अच्छे लगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।